नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेड़ से लटका हुआ दंपति का शव बरामद किया गया है। लोगों ने खुदकुशी करने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कर्ज से दंपति परेशान थे और इस वजह से खुदकुशी करने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर सकरा वाजिदपुर गांव की घटना है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय शिवनाथ दास और उनकी 55 वर्षीय पत्नी भूखली देवी के रूप में की गई है। तो हम आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां दंपति का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। लोगों ने खुदकुशी करने की आशंका जताई है। जी, कर्जा से तंग होकर जान दे दिए। आपके पापा मम्मी हैं? जी। गायब थे कई दिनों से? हाँ, 5-6 दिन से गायब थी। कितना कर्जा था? 6-7 लाख रुपया था। 6-7 लाख का कर्जा जी। था। सुबह में सोए हुए थे तो खबर मिला कि दो व्यक्ति पति पत्नी फंसी लगा के मर गए। जब आके यहाँ देखे तो सच्चाई नजर आया। अब पता चला है, कुछ लोगों द्वारा जानकारी मिला है कि समूह वाले लोग बहुत परेशान कर रहे हैं इन लोगों को। अच्छा। 3-4 दिन से घर से भागे हुए थे, नुका के रह रहे थे। वो लोग कह रहा था कि मर जाइएगा तो सच जाएगा, और बहुत प्रताड़ित कर रहा था। ये लोग बहुत निर्धन हैं। 2 व्यक्ति जो है गांव के ही हैं। ब्रह्म स्थान के पास कंधे पे लटके हुए पाए गए हैं। सूचना मिली, हम लोग कार्रवाई के लिए आए हुए। कर्ज लेके सुसाइड की बात सामने आई, कब से परेशान हो? गवाहों के तो बताया अनुसार, अब आगे क्या है वो तो अनुसंधान है। दोनों ग्रामीण ही। और हमारे साथ संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियांक, कब की एक घटना है और क्या बताया जा रहा है? दंपति कितने दिनों से कर्ज से में डूबे हुए थे और परेशान थे? जो सूचना मिल रही है कि ये बीते कुछ साल से जो है वह कर्ज से परेशान थे और लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। जो समूह लोन होता है गांव में जो दिया जाता है, तो अलग अलग समूहों से इन्होंने लोन लिया था और उसी के माध्यम से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और 4 दिन पहले एक समूह के द्वारा घर में घुस के इनका सामान वगैरह भी बाहर फेंक दिया गया था, जिससे ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद से ये दोनों घर से निकल गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप लोग मर जाइएगा तो आपका लोन सध जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है वो आज उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हालांकि अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है कि इसके अंदर की पूरी बात क्या है। परिजन फिलहाल सुसाइड का मामला मान रहे हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक। बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें। आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसमें आनंद मोहन को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें, 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन सिंह दोषी हैं और 16 साल की सजा काटने के बाद उनकी रिहाई हुई है और उनके रिहाई मामले को ही चुनौती दी गई है। आनंद मोहन की रिहाई में जेल मैनुअल में भी संशोधन करके उनकी रिहाई की गई थी और उसी पर आज सुनवाई होनी है। संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या माना जाए आज इस पर फैसला आ सकता है? देखिए, 700 से आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई फिलहाल टाल दी गई थी, लेकिन उम्मीद ये है कि आज की सुनवाई में जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल करके कहा है कि ये राज्य सरकार का अपना व्यक्तिगत अधिकार है, तो इस मामले में आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। क्योंकि आनंद मोहन के लिए कहीं न कहीं पिछली बार सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिशा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में आनंद मोहन तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर करें, लेकिन उनकी जो रिहाई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके विरोध में जो है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए सुशील। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको गोपालगंज से बता दें, जहां शादी के बाद तलाक होने पर लड़के के चचेरे भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव में रहुआ मोड़ के पास की है। पैर में गोली लगने से जख्मी प्रद्युम्न महतो को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है।
चाचा का लड़का एक फिर उसी के शादी के मैटर में जितेंद्र प्रसाद ने गोली मार दी। घटना झगड़ा हुआ था, शादी का पूर्व में झगड़ा था। जैसे चाचा का लड़का का शादी का कुछ मैटर था, उसमें तलाक करवा दिए थे। उसी को लेकर विवाद हो गया। उसी के लेकर विवाद हुआ। मारने वाले कितने आदमी थे? मरने वाले 2 आदमी थे, उसका लड़का और वो। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव में मामूली वाद में बाइक मैकेनिक को आरोपियों ने पेट पर चाकू मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। परिजनों ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक रात को दुकान बंद के घर लौट रहा था। उसी दौरान 2 युवक उसके भाई लालजी यादव से नशे में धुत होकर गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। युवक के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके पेट में चाकू मार दिया। युवक ने अपने ही गाँव के 2 लोगों पर राजू सिंह एवं टुन्ना सिंह को घटना का आरोपी बताया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मालूम नहीं है, जैसे कि हाथापाई कर रहा था मेरा भाई से। हम गया, बोला कि काहे ला मारा मारी कर रहा है, तो बोल रहा है कि तू बीच में काहे ला रहा था। हम बोले कि हम मेरा भाई है, क्या बात है। तो उसने बरियत मार दिया, मार के और दोनों भाग गया। अच्छा, कहाँ का था दोनों? गाँव पीपरपाती का। और पटना से बड़ी खबर है। पटना में गाड़ी से शराब बरामद की गई है। गाड़ी पर सचिव का बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें बड़ी उपलब्धि मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पटना में एक गाड़ी से शराब बरामद की गई है और जिस गाड़ी से शराब बरामद की गई है उस गाड़ी पर सचिव का बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा हुआ था सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब तस्करी का अलग अलग मामला हमने देखा है और अब ये नया मामला जिसमें सचिव के बोर्ड वाली गाड़ी से तस्करी हो रही थी। संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो संवाददाता संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है और ऐसे में अलग अलग उपाय अपनाकर जो शराब तस्कर हैं वो शराब की खेप मंगाया करते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिस गाड़ी से शराब बरामद की गई है उस गाड़ी पर सचिव का बोर्ड लगा हुआ था। और अगली खबर पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से है, जहां रेलवे यार्ड में देर रात खाली ट्रक में आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया है। रेलवे यार्ड पर मौजूद लोगों के जानकारी देने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जमुई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला बरहट थाना इलाके के धुनिया रामन गांव का है। दरअसल घर से प्रेमी के साथ भागकर शादी रचाने के बाद प्रेमी जोड़े को पकड़ने जब पुलिस पहुंची तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लड़की को अपने कब्जे में लेने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस प्रेमी जोड़े को अपने कब्जे में लेते हुए बरहट थाना पहुंची। दरअसल बरहट थाना इलाके की रहने वाली युवती का उमेश यादव नाम के युवक के साथ बीते कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बीच युवती की शादी उसके घर वालों ने 11 मार्च को कहीं और तय कर दी। घर के लोग शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन शनिवार की रात युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और फिर मंदिर में शादी रचा ली। इसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब सक्रिय रूप से सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कल्पना सोरेन आज गिरिडीह में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। वहीं गिरिडीह के बाद 10 मार्च को कल्पना सोरेन बरहेट का भी दौरा करेंगी। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। कल्पना सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है
कि अपने जन्मदिन और कल गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले झारखंड राज्य के निर्माता और झामुमो के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी और मां से आशीर्वाद लिया। कल्पना सोरेन ने बताया कि रविवार सुबह ही हेमंत जी से मुलाकात भी हुई। कल्पना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वो सेना से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने सेना में रहकर देश के दुश्मनों का डटकर सामना किया। बचपन से ही उन्होंने मुझ में बिना डरे सच के लिए संघर्ष करना और लड़ना भी सिखाया है। झारखंड वासियों और जेएमएम परिवार के असंख्य कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर सोमवार से मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हूं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते, तब तक मैं उनकी आवाज बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपसे साझा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। विश्वास है जैसा स्नेह और आशीर्वाद आपने अपने बेटे और भाई हेमंत जी को दिया है, वैसा ही स्नेह और आशीर्वाद मुझे यानी हेमंत जी की जीवन संगिनी को भी देंगे। जय जोहार, जय झारखंड। तो ये सोशल मीडिया का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर कल्पना सोरेन ने ये पोस्ट किया है, इसके साथ ही तस्वीर भी साझा की है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम की। पटना सहित पूरे बिहार में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद तापमान में 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज भी गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं, जबकि कल से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कारण ये है कि मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शनिवार से बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी बारिश के आसार राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश होने के कारण तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट देखी जा रही है। बूंदाबांदी लगातार शनिवार से जारी है और रात में अच्छी बारिश भी 2 दिनों से हो रही है और ऐसे में आज पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों से अच्छी बारिश भी पटना में देखने को मिली है, लेकिन इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट देखी जा रही है, वहीं किसानों को इससे नुकसान भी है। किसान के खेत में जो फसल लगे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अभी आज भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्च के महीने में पिछले सालों के मुकाबले इस बार बारिश अधिक होगी, लू का प्रकोप कम होगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मार्च के महीने में इस साल लू के असर कम रहेंगे, लेकिन बारिश अधिक होगी। अधिकतम तापमान में सामान्य गिरावट देखी जाएगी, यानी इस बार मार्च के महीने में लोगों को गर्मी नहीं सताएगी, लेकिन बारिश अधिक होगी और पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार हो भी रही है और आज भी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गया में पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ब्रह्मयोनी पर्वत, डुंगेश्वरी पहाड़ और प्रेतशिला पर्वत पर रोपवे के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम पटना द्वारा ब्रह्मयोनी और डुंगेश्वरी पर्वत पर करोड़ों रुपए का काम किया जा रहा है। साथ ही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना द्वारा प्रेतशिला पर्वत पर करोड़ों रुपए से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 15 महीने के अंदर सभी रोपवे का निर्माण कर लिया जाएगा। इसमें कुल लागत लगभग 31 करोड़ रुपए की आने वाली है। ये रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। पिंडदान जो करने जाते थे, डोली के दौर जाते थे, काफी दिक्कत होती थी जाकर के। अब रोपवे का निर्माण हो रहा है जाकर के है और मैं देख रहा हूँ सारी जो योजनाएं जाकर के है और डुंगेश्वरी पर्वत और दूसरा अपना ब्रह्मयोनी प्रेतशिला में, ये तीनों जो काम 15 माह का जाकर के है। और हम एक राशि बता देते हैं कि माँ डुंगेश्वरी पर्वत पर 14 करोड़ 86 लाख के लागत से यह मतलब काम शुरू जाकर के है। प्रेतशिला पर्वत पर रोपवे परियोजना का जो कार्य हो रहा है, इसकी लागत का से 10 करोड़ 41 लाख 67 लाख रुपये जाकर 67,000 रुपये जाकर के। उसी तरह ब्रह्मयोनी पर्वत पर इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है
एकरारनामा जो हुआ है 7,53,90,000 रुपये और यह काम सितंबर 24 तक पूरा कर लिया जाएगा। नालंदा के बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ 90 लाख की लागत से पंचाने नदी के तट पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बिहार शरीफ के आशा नगर मोहल्ला स्थित पंचाने नदी में सीढ़ी, मुख्य द्वार समेत अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जहां लोग सुबह शाम टहल सकते हैं। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया है। अनंत किशोर जी का भी प्रयास हुआ तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी पूरा आशा नगर को लिया गया और आशा नगर जब स्मार्ट सिटी में आया तो पूरे बिहार शरीफ का हुआ कि सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने इसका प्रस्ताव दिया और वह कार्य आज प्रारंभ हो गया है कुछ दिन से। और हम लोग का प्रयास है कि पूरे शहर का अच्छा जगह बने, कि यहाँ पूरे शहर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोग घूम फिर सके। तो यहाँ पर अभी 6 लाख लगभग 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सीढ़ी का निर्माण हो रहा है। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहे हैं और इसमें कई गेस्ट शरीक हुए, लेकिन अब मेहमानों के जामनगर से रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, संजय दत्त, बच्चन परिवार, सचिन तेंदुलकर, रशीद खान, राजकुमार हिरानी, सारा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार, मनीष मल्होत्रा, माधुरी दीक्षित, सदगुरु वासुदेव समेत कई गेस्ट जामनगर एयरपोर्ट से निकले हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जो कलाकार हैं, जो बड़े मेहमान थे इसमें शामिल होने पहुंचे थे, वो सभी अब वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राजू हिरानी को आप तस्वीर में देख रहे हैं जो अब इस सेलिब्रेशन में शामिल होकर वापस जा रहे हैं। आपको बता दें कि जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 3 दिनों तक आयोजित किया गया था। 3 मार्च यानी कल इसका आखिरी दिन था और उसके बाद से ही जैसे सेलिब्रेशन समाप्त हुआ है उसके बाद एक एक करके जो दुनिया के अलग अलग दिग्गज गेस्ट इसमें शामिल होने पहुंचे थे वो सभी अब वापस जा रहे हैं। एक एक करके हम आपको उन सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, संजय दत्त, बच्चन परिवार समेत कई लोग जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। तो जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के चलते जामनगर हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर हवाई यातायात भी हुआ है। सेरेमनी के दौरान जामनगर हवाई अड्डे के इतिहास में सबसे अधिक हवाई यातायात दर्ज किया गया। एक हफ्ते में लगभग 350 से ज्यादा डोमेस्टिक और 86 अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही रही। एक सप्ताह में 164 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों सहित कुल 4,500 यात्री जामनगर पहुंचे थे। जामनगर एयरपोर्ट के निदेशक डीके सिंह के मुताबिक एयरपोर्ट पर 1 मार्च को सबसे ज्यादा फ्लाइट्स का आगमन हुआ था। रोजाना हमारे यहाँ 3 शेड्यूल फ्लाइट आती है, 3 जाती है, उसमें एयर इंडिया और स्टार एयर की मूवमेंट है। उसके अलावा रोजाना औसतन 5 आती है और 5 जाती है जो नॉन शेड्यूल में आती है। उसके अलावा ये मूवमेंट के हिसाब से 26 फरवरी से आज तक में करीब 350 फ्लाइट मूवमेंट डोमेस्टिक की हुई है और करीब 86 फ्लाइट मूवमेंट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की हुई है। इसमें मेनली तो हमें CIQ काउंटर सेटअप करना था जो कस्टम इमिग्रेशन एंड क्वारंटीन सर्विसेज देनी थी। तो कस्टम इमिग्रेशन के लिए हमने काउंटर अराइवल में भी सेटअप की है और डिपार्चर में भी करी है। उसके लिए कस्टम और इमिग्रेशन के अधिकारी यहाँ पे डिप्लॉयड हुए हैं और क्वारंटीन के लिए हेल्थ रिलेटेड APHO के लिए भी हमने उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया है। मेनली जो फंक्शन था और मूवमेंट थी वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के लिए थी। तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 4th को मैक्सिमम डिपार्चर होगी। तो चूँकि 1 तारीख को हमें अराइवल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी हमने कर लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।